ये हमारे प्रोग्राम के नाम है। फाइल, पेंटिंग में जो फाइल बनती है डॉट png, वर्ड में डॉट docx, एक्सेल में डॉट xlsx, पावर पॉइंट में pptx। ये हमारी फाइल का नाम रहता है हर एक सॉफ्टवेयर में। उसके बाद पेज की बात करते हैं। तो इसमें जो पेज होता है उसको ड्राइंग पेज बोलते हैं, DRAWING, ड्राइंग पेज, जिसमें आप ड्राइंग करते हैं। MS वर्ड में जो पेज होते हैं इनको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट पेज, है ना, डॉक्यूमेंट पेज। जबकि एक्सेल में क्या बोलते हैं? वर्कशीट, वर्कशीट, स्प्रेड शीट या शीट भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम से आप इसको जानते हैं। पावर पॉइंट में जो पेज होते हैं उनको बोलते हैं स्लाइड। ये पेज की बात हुई। ये फाइल का टाइप है। ये इस फाइल को क्या कहते हैं, किसका एक्सटेंशन नेम क्या बनता है? फाइल का नाम क्या बनता है? फाइल नेम। पेंटिंग की फाइल को क्या बोलते हैं? इमेज, फोटो या ड्राइंग। हमने ये ड्राइंग बनाई है, तीनों ही नाम सही है। जबकि MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट फाइल, है ना, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। एक्सेल में जो फाइल बनती है वर्क बुक। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है प्रेजेंटेशन। ये फाइल के नाम है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। इसमें स्लाइड को शॉर्टकट है Ctrl+M। एक्सेल में नई शीट लेने का शॉर्टकट क्या है? Shift F11। ये मैंने कंपेयर करके बताने की कोशिश करी है। सॉफ्टवेयर का प्रकार यानी कि कार्य। पेंट ड्राइंग करने के लिए काम आता है, जबकि वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग क्वेश्चन आएगा आपका RCT में ना। एक्सेल का स्प्रेडशीट, स्प्रेड शीट प्रोग्राम है। पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन है। ये इसके को कि क्या सॉफ्टवेयर क्या कार्य करेगा, इसमें ड्राइंग होगा। ये सॉफ्टवेयर के प्रकार, ये हमने पढ़ लिया था और ये हमने प्रैक्टिकल में भी करा था, और यही आपका प्रैक्टिकली सिलेबस होता है RCT। ठीक है, थ्योरी पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि इसमें फाइल का टाइप क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। और पेज कितने, पेज को क्या बोलते हैं? इसमें ड्राइंग पेज बोलते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट को जो पेपर खुलता है उसको डॉक्यूमेंट पेज कहते हैं। इसमें 3 नाम है, वर्कशीट भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ओनली शीट भी बोलते हैं। और इसमें स्लाइड कहते हैं। स्लाइड को इंसर्ट करने का शॉर्टकट Ctrl+M। फाइल का ना जो नाम होता है, पेंटिंग में ड्राइंग बोल सकते हैं फाइल बनाने के बाद, उसको फोटो बोल सकते हैं और उसको ड्राइंग व्यू इमेज भी बोल सकते हैं।
MS वर्ड में जो फाइल बनती है इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल में फाइल बनती है उसको वर्कबुक बोलते हैं, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन। अब सॉफ्टवेयर का प्रकार क्या है, ये सॉफ्टवेयर ड्राइंग करने के लिए काम आता है या कार्य क्या है, सॉफ्टवेयर का प्रकार ऑब्लिक कार्य, कि ये सिर्फ ड्राइंग करने के लिए काम आता है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लिखने का सारा काम इसमें होता है, उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन का काम करता है, और ये स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है। ये हमने तीनों चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज है हमारा, क्यों पढ़ाई कब करेंगे, आज जल्दी कैसे, ठीक है शाम को आ जाऊंगी। ओके। पेज नंबर क्या है आज का, 167। ठीक है, साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, यानी कि आज हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं कंप्यूटर में और लैपटॉप में या मोबाइल में, तो जैसे जैसे आप ज्यादा यूज करने लगे ऐसे वैसे ठगी भी ज्यादा होने लगी, चोरियां भी ज्यादा होने लगी। ठीक है, जो उनसे सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले तो साइबर खतरे या चोरियां होती क्या है, जो भी इंटरनेट के द्वारा आप कार्य करते हैं, जैसे आपने किसी को फोटो भेजा, मेल करा, बैंक से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा, कुछ भी करा और उसमें कुछ चोरी हो जाती है, तो वो कहलाता है साइबर खतरे या साइबर की चोरी। अब उससे बचा कैसे जाए, जैसे आप जमाना बड़ा है तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, तो कुछ गलतियां भी होना स्टार्ट हुई, चोरियां भी होना स्टार्ट हुई, तो उनको रोकेंगे कैसे, उनसे सुरक्षा कैसे प्रदान करें स्वयं को, अपने डिवाइस को, तो वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साइबर सुरक्षा में जागरूकता, सेकंड पैराग्राफ देखिएगा। साइबर सुरक्षा को कंप्यूटर सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के डेटा व सूचना आदि के साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज को किसी भी प्रकार से नुकसान, व्यवधान एवं चोरी आदि से सुरक्षा प्रदान करना साइबर सुरक्षा कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर के कोई हार्डवेयर पार्ट भी ले जाता तो वो चोरी है, कंप्यूटर में से कोई आपकी फाइल भी चुराता तो वो चोरी है, कंप्यूटर में से आपकी फोटो भी कोई चोरी करता तो वो चोरी है, या फिर सोशल मीडिया का आप उपयोग करते वहां से भी कोई चीजें आपकी चोरी हो जाती तो वो चोरी कहलाता है। तो उससे सुरक्षा कैसे प्रदान करें हैं हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। पहला है साइबर थ्रेट के प्रकार, यहां तक समझ में आया। साइबर सुरक्षा होगा क्या, जो भी हम ऑनलाइन चीजें लेन देन करेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें कोई चोरियां हो जाती है, उसको सुरक्षा प्रदान करना साइबर सुरक्षा कहलाता है। अब ये चोरियां होती कितने प्रकार की, तभी तो हम उसको रोक पाएंगे। पहला है साइबर थ्रेट के प्रकार, जल्दी स्टार्ट तो नहीं करा चैप्टर, 10 बज गए ना। साइबर थ्रेट किसी भी ऐसे, थ्रेट का मतलब होता है चोरी, साइबर थ्रेट किसी भी ऐसे दुर्भावनापूर्ण कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो कंप्यूटर के ओनर की स्वीकृति या अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करना। जैसे मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, बिना मेरी परमिशन के आप इसमें कुछ भी करते हो तो वो चोरी है। आपने कुछ पढ़ा है वो भी चोरी है, आपने वहां से कुछ देख के लिखा है वो भी चोरी है, आपने वहां से कुछ ट्रांजेक्शन कर लिए वो भी चोरी, किसी भी प्रकार का बिना मेरी परमिशन के करा तो वो, जो भी ओनर है मालिक है, उसकी चोरी, उसकी अनुमति के बिना उस सिस्टम में आप छेड़छाड़ करते हो तो वो चोरी कहलाएगा। साइबर खतरे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण खतरों के बारे में जानकारी लेंगे। पहला है मेलवेयर। मेलवेयर को आमतौर पर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कंप्यूटर से डेटा चोरी करने, डेटा को नष्ट करने का प्रयास करता है। यह आमतौर पर एक ईमेल अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। मुख्यतः मालवेयर निम्न प्रकार के पाए जाते हैं, जिन्हें तो 3 प्रकार के हैं: वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। मालवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे हार्डवेयर के तरीके से पहुंचा रहे हो, चाहे आपके सॉफ्टवेयर के तरीके से पहुंचा रहे हो, चाहे आपकी फाइल के तरीके से पहुंचा रहे हो, वो मेलवेयर कहलाते हैं। पहला है वायरस। वायरस का नाम सुना होगा, ये एक मेलवेयर का प्रकार है, टाइप है ना। वायरस ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर आमतौर पर आपके ज्ञान के बिना अन्य किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतिकृति बनाता है और स्वयं को छुपाता है, वायरस कहलाता है। वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है किसी भी प्रकार से, फिर वो आपकी फाइलों को रोकने का काम करता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, वो वायरस कहलाता है। अब इससे बचा कैसे जाए, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इस तरह से कंप्यूटर की
वर्किंग को ये काफी धीमा कर देता है, यानी कि जो काम करने का जो तरीका है, फाइल खुलेगी नहीं, धीरे धीरे खुलेगी या पूरा दिखाई नहीं देगा, ऐसा कुछ। ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, ये सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है। क्वेश्चन आता है शीट में, ऐसा कौन सा मालवेयर है जो सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत होता है लेकिन कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देता है? उसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। प्रतीत होता है लेकिन ये चुपके से कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य प्रकार के मालवेयर को डाउनलोड कर लेता है, या तो खुद डाउनलोड हो जाता है या अन्य सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। फिर है स्पाईवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है और जासूसी करता है। ये आपकी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, जैसे आपने कौन कौन सी वेबसाइट को ब्राउज करा है, खोला है। और स्पाईवेयर एक या और रूप की लॉगर के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये आपके कहाँ का आपने काम करा उस काम को पकड़ने की कोशिश करता है। जब आप अगली बार करोगे तो वो आपके उस काम को रोक लेता है। अब बचा कैसे जाए, किसे? मालवेयर से। तीन प्रकार के मेलवेयर पढ़े आपने लोगों ने, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ज्ञान एवं विश्वसनीय स्रोत द्वारा प्राप्त गए आपके जो भी लिंक आपको भेजे गए हैं किसी के द्वारा, तो आप उसको ओपन नहीं करें अगर आप उनके बारे में जानकारी नहीं रखते। तो जो भी फाइल आपको भेजे गए उसको डाउनलोड भी नहीं करें, उससे बचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप रख सकते, क्योंकि आएगा तो कहीं इंटरनेट से ही, या आपने कोई पेन ड्राइव CD DVD लगाया तो, या किसी ने आपको फाइल भेजी है तो आप उसको खोले नहीं जो आपको पसंद नहीं है या जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं। तो पहला था थ्रेट हमारा मेलवेयर। दूसरा है हमारा फिशिंग। इसमें क्या होता है, आपके पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाती है। जैसे आपका बैंक अकाउंट है और आपसे कहा गया कि आप अपना OTP बताओ, तो हो सकता है OTP के जरिए आपके पैसे निकाल दिए जाए। ठीक है, या पैसे निकाल रहे हो, जमा करा रहे हो, तो उधर नहीं होके उसके खाते में चला जाए। पर्सनल डिटेल में आपका नाम मांग सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ मांग सकते हैं, आपका OTP मांग सकते हैं। ठीक है, आपका पिन मांग सकते हैं जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हैं। तो किसी भी प्रकार के पर्सनल डिटेल अगर मांगी जाती है तो वो फिशिंग कहलाता है। अगर ऐसा कुछ मामला हो जाता है तो जब आप थाने में जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो एक दूसरे पुलिस वाले कभी आपस में देखना बात करते हैं कि इसके साथ क्या हुआ भाई, थाने में क्या है, इसके साथ फिशिंग स्कैम हो गया, मतलब इनके जो पर्सनल डिटेल के द्वारा इसके डाटा चोरी कर दिए गए, वो कहलाता फिशिंग। आप पढ़ सकते हैं, नीचे देखिएगा। फिशिंग हमले में आमतौर पर आपको ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है जिसमें क्लिक करने पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख, पिन इत्यादि। अब इनसे बच्चे कैसे? ईमेल भेजने वाले के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं है तो आप उस ईमेल को ओपन नहीं करें। ऐसा करके आप फिशिंग अटैक को रोक सकते हैं। मेलवेयर में भी यही था और फिशिंग में भी यही है कि आपको कोई पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं या आपको कोई मेल भेजा गया है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल डिटेल ना देवे, ना ही इसको ओपन करें। फिर ये पासवर्ड हमले, ये क्या होता है? पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम, ईमेल खाते और बैंक के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है जिससे आपका पासवर्ड तोड़ा जा सके। ठीक है, बिना आपकी परमिशन के। जो पासवर्ड लगे हुए आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, पिन नंबर लगे हुए आपके ATM कार्ड के, उसको तोड़ने का जो प्रयास किया जाता है वो पासवर्ड हमले कहलाते हैं। अब इस तरह से बचा के जाए, आप इस तरह के हमले को रोकने के लिए आपका जो पासवर्ड है सिस्टम का, वो हमेशा अपडेट करते रहे, चेंज करते रहे नियमित रूप से। ठीक है, और पासवर्ड में भी आप 8 अक्षर का कम से कम जो पासवर्ड है वो आपका स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है? जिसमें आपका नाम हो, जैसे मैंने लिखा KR छोटा S, ठीक है, @123, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है ना। इसमें अल्फाबेट्स भी है, नंबर भी है और आपका स्पेशल कैरेक्टर भी है। तो और वो 8 अक्षर का कम से कम होना चाहिए, तो वो कहलाता है हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो हमेशा हम पासवर्ड हमले से बचने के लिए पासवर्ड हमेशा अपडेट करते रहिए अपने सिस्टम के। आप अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर से, बैंक का ऐप यूज करते तो उसके अंदर। पहला था मेलवेयर, ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके काम के नहीं है, वो वायरस के रूप में, मालवेयर के रूप में, और वायरस के रूप में, और ट्रोजन हॉर्स के रूप में, स्पाईवेयर के रूप में डाउनलोड हो जाते हैं। फिशिंग में आपकी पर्सनल डिटेल मांग के आपसे चोरी की जाती है, और पासवर्ड हमले में आपके पासवर्ड बिना आपकी परमिशन के तोड़े जाते हैं, तो पासवर्ड हमले कहलाते हैं। डिनेल ऑफ सर्विसेज, DOS,
बेकार के डेटा आपको भेजा जाता है, आपको मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मैसेज के थ्रू, जीमेल के थ्रू, कैसे भी। फिर जब भी आप उस डेटा को इंस्टॉल कर लेते तो वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी को भर लेते हैं, आपके मोबाइल की मेमोरी को भर लेते हैं। फिर आप उसको डिलीट करने जाते हो तो वो डिलीट भी नहीं होता, उसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज, बेकार की डेटा। इससे भी आपके कंप्यूटर की गति धीमी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। इससे अतः ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे ईमेल या ऐसे मैसेज को डाउनलोड नहीं करें जिसके बारे में आप जानकारी नहीं रखते। फिर है मेलवर्टाइजिंग। इस प्रकार के साइबर हमले में हमलावर एक विज्ञापन यानी कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट बना के आपको भेजता है। इसके विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापनों को डाउनलोड करके जब आप वेबसाइट पर जाते हैं और विज्ञापन पर क्लिक करते हैं तो एक मालवेयर आपके मशीन पर डाउनलोड हो जाता है, यानी कि आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाता है। मेलवर्टाइजिंग का मतलब ईमेल आपको भेजा जाता है, जब आप उस ईमेल पर क्लिक करते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, आप डिलीट करते हो तो डिलीट भी नहीं होता, तो वो भी एक प्रकार का हमला है। फिर है सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध करना। इस गतिविधि को आमतौर पर हैकिंग क्रैकिंग के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के साइबर हमले में हमलावर आप बिना किसी अनुमति के द्वेषपूर्ण इरादे से आपके सिस्टम में घुसपैठ करता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया कोई भी हमला हैकिंग क्रैकिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब है आपके सिक्योरिटी है, आपने पासवर्ड लगा रखा है, वो बार बार आपके पासवर्ड तोड़ने की प्रयास करता है, बार बार आपके सिक्योरिटी को भंग करने का प्रयास करता है, कैसे भी करके इसके डाटा चोरी करने हैं मुझे, तो वो कहलाता है सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध करना। फिर है वेब हमले। एक वेबसाइट द्वारा दूसरी वेबसाइट को हैक कर लेना वेब हमले कहलाते हैं। फिर आगे है आपका सेशन अपहरण। कोई एक टेक्स्ट को, विशेष टेक्स्ट को पकड़ के उससे हमला किया जाता है। जैसे आपका कोई स्टोरी है, स्टोरी में आपका नाम 1000 बार आया है, जैसे आपका नाम टाइगर है, टाइगर 1000 बार आया, तो जितनी बार टाइगर आया, जब भी इंसान टाइगर पे क्लिक करेगा तो कंप्यूटर आपका हैंग हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसे टेक्स्ट को पकड़ लिया जाता है, वो कहलाता है सेशन अपहरण। डीएनएस पॉइजनिंग, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमलावर आपके डीएनएस जो आईपी एड्रेस जो होता है इंटरनेट का, आईपी एड्रेस के साथ में छेड़छाड़ कर ले जाते हैं। कभी भी आप जब सर्च करते हो, जैसे आपने शाहरुख खान का फोटो सर्च करा, वो नहीं देखे कुछ और दे दिया, जब आप उस पर क्लिक करा तो कुछ और आ गया, उस पर क्लिक करा तो कुछ और आ गया, जाना इधर था आप चले गए इधर, वो कहलाता है आपका डीएनएस पॉइजनिंग। यानी कि डोमेन नेम के साथ में छेड़छाड़ कर दी गई, आपका आईपी एड्रेस के साथ में छेड़छाड़ कर ली गई, जिससे जिस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना था वहां नहीं जाके अन्य जगह पे आप चले गए, वो कहलाता है डीएनएस पॉइजनिंग। तो इस प्रकार से ये आपके कितने प्रकार के, 9 प्रकार के आपके क्या दे रखे, साइबर थ्रेट के प्रकार दे रखे। इनके बारे में आपको एक एक लाइन याद करनी है कि कौन कौन से प्रकार होते हैं और किसको क्या कहते हैं। बच्चे कैसे अनवांटेड मैसेज को आप इंस्टॉल ना करें। देखो एक उपयोगी जानकारी में दे रखा है, स्पैम एक अप्रासंगिक या अवांछित संदेश ईमेल जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है, वो क्या कहलाता है आपका अनवांटेड मेल। सुरक्षित अब कैसे पहचाने, अगर ऐसी चोरियां हो जाती है तो आप कैसे पहचाने कि जो वेबसाइट आप काम में ले रहे हैं, जैसे आपका बैंकिंग का काम है तो जो वेबसाइट आप काम ले रहे हैं, या आपका कहीं मित्र का काम है तो बार बार आपको पेमेंट करना पड़ता, लेना पड़ता, देना पड़ता है, तो कैसे पहचाने कि हमारा जो वेबसाइट हम यूज कर रहे हैं वो सही है। 2 तरीके से। पहला, वेबसाइट के पीछे HTTPS में S लगा होगा तो आप पहचान लीजिएगा आपका वेबसाइट सिक्योर है। अगर एस नहीं लगा हुआ तो आप पहचान लीजिए आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। चाहे आप डॉक्यूमेंट भर रहे हो, जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप पहचान लीजिएगा आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अगर ये नहीं है तो आपका वेबसाइट सिक्योर है। अगर ये नहीं होगा तो ग्रीन कलर में पेडलॉक बना होगा, ऐसा ताला बना होगा, तो भी आप पहचान लेंगे कि जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, जो पोर्टल आप यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, वो सिक्योर है। 2 तरीके नीचे दे भी रखा, देखिएगा फोटो में दिखा रखा आपके, HTTPS होगा या तो एस लगा होगा, HTTPS तो सब में आता है, एस लगा होगा तो सिक्योर है, एस का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जो भी आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसके प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं वो सिक्योर्ड है, ठीक है। या फिर पेडलॉक बनना होगा, इसको बोलते हैं पेडलॉक, ताला, दोनों ही सुरक्षित है, नहीं है तो आपका गलत है। फिर आगे है आपका सिक्योर सील। अब ये तो ठीक है, अब हमें तो वेबसाइट यूज नहीं करना है, चलो वेबसाइट भी पहचान लिया, जो आइटम आप यूज कर रहे हो वो कैसे पहचानेंगे वो सही है कि नहीं है। हमने पंखा खरीदा कि ये अच्छा पंखा है कि नहीं, हम कैसे पहचाने। हम सीमेंट का सीमेंट यूज करते हैं, हमें कैसे पता है कि सही है कि नहीं, है कि नहीं। ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हो या बेचते हो तो आप कैसे पहचानेंगे, आप पड़ोसी ने यूज नहीं करता, आप तो ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। अब ऑनलाइन देखोगे तो ये पंखा सही है कि नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा, पूरी साल की गारंटी लिए तो चलेगा कि नहीं चलेगा, इतना पैसा देना सही है कि नहीं, वो कैसे पहचाने। तो
उसकी मान्यता देखने के लिए आपको उस पर विश्वास, ट्रस्ट सील होता है हर कंपनी का। जैसे श्री सीमेंट का लोगो होता है ना, श्री बना होता है ऐसा, तो हम पहचान लेते हैं ये श्री सीमेंट का सीमेंट है ना, तो हम यूज कर सकते हैं क्योंकि श्री का सीमेंट अच्छा आता है, हमने सुना है, हमने देखा, मान लो। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप उपयोग में लेते हैं, ISI मार्का लगा हुआ है, आप पहचान लेंगे कि ये गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगर कोई खाने वाली चीज है, नमकीन है, ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे कि वो प्योर है? हरे कलर का डॉट लगा हुआ, आप पहचान लेंगे कि वो प्योर है, राइट। तो ये कुछ मानक है, जो कुछ तरीके हैं पहचानने के, कुछ सिंबल है, इनको बोलते हैं ट्रस्ट सील। ठीक है, ये कंपनी का प्रतीक है कि ये कंपनी सही कार्य करती है, उसी से तो पहचानेंगे फलाने कंपनी सही काम करती है। ठीक है, ऐसा थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक सिक्योर या ट्रस्ट सील वेबसाइट कंपनी पर विश्वास का प्रतीक है, विश्वास का चिन्ह है। क्या इसका लोगो लगा हुआ था, पहचान लेंगे क्या अकेडमी पर कंप्यूटर अच्छा सिखाया जाता है ऐसा। बाकी कैसे पहचान, नाम ही नहीं रखा, सिंबल ही नहीं लगाया, तो आप कैसे पहचान? मैं मार्केट में घूमता थोड़ी हूँ जो मेरे को पहचाना है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे वो एक कंपनी का, एक संस्था का प्रतीक होता है, उसको बोलते हैं ट्रस्ट सील, जिससे आप पहचान लेते हैं ये सील चाहिए। क्योंकि आप तो 4 साल बाद में क्या पता, कैसे पहचानोगे? हाँ, ये इस लोगों को मैंने कहीं देखा है। ट्रस्ट सील प्राप्त करने का उद्देश्य ग्राहक को, साइट विजिटर्स को विश्वास दिलाना और उन्हें आश्वस्त करना है कि वेबसाइट पूरी तरह से गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, आश्वस्त है और वैध है, सत्यापित है और लेन देन के लिए सुरक्षित मेथड और तरीकों का भी इस्तेमाल करती है। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन लेन देन करना पड़ता है, तो वेबसाइट सिक्योर होने के साथ साथ ऑनलाइन तरीके जो यूज करती है वो सिक्योर है कि नहीं है। ट्रस्ट सील विभिन्न रूप में होती है, जिसमें डेटा सिक्योरिटी सील, बिजनेस वेरीफाइड सील, प्राइवेसी सील शामिल है। विभिन्न कंपनियों द्वारा शुल्क देने पर उपलब्ध होती है। ट्रस्ट सील सक्रिय और या निष्क्रिय हो सकती है। अधिकांश सील एक नियत अवधि के लिए होती है, जिसकी समाप्ति के बाद कंपनी को फिर से सत्यापित किया जाना चाहिए। प्राइस सील को वैलिडेट उस पर वक्त दिया जाता है जब कंपनी उसे खरीदती है। देखिए आजकल क्या होता है, जितने भी प्राइवेट का जो आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नमेंट उसको जिंदगी भर के लिए मान्यता नहीं देती है, हर साल 3 साल 2 साल के लिए मान्यता देती है, क्योंकि उसके बाद उसने कोई फ्रॉड करा तो उसकी मान्यता रद्द कर ली जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी आजकल पूरे समय के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए आपको डॉक्यूमेंट, देखिए आप आधार कार्ड बनवाते ना, जिंदगी भर का आधार कार्ड वही रहेगा आपका, लेकिन आपका फोटो और बायोमेट्रिक चेंज होता रहता है। आधार कार्ड में ये नियम है कि आपको 5 साल में, 3 साल में आपको फोटो अपडेट कराना है। आप 10 साल बाद में गए तो आपका फोटो ही चेंज हो गया, आप इतने से इतने फोटो खिंचवा गए, आप इतने बड़े हो गए, वो फोटो लेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, रेटिना की फोटो लेगा ही नहीं, पहचानेगा नहीं, क्या आप हो ही नहीं, क्या कर लोगे बताओ? इसलिए हर अपडेट कराते रहना चाहिए 2-3 साल में। ठीक है, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी वेरीफाइड कराने पड़ते हैं। पेंशन मिलती है ना अपने घर परिवार में किसी को, तो हर 1 साल में उनको बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है, जिंदा है कि नहीं। हाँ हाँ, लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो बायोमेट्रिक उसका प्रमाण करता है कि ये जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि चाहते तो गवर्नमेंट जिंदगी भर देते जाओ पैसे देते जाओ, लेकिन वो प्रमाणित तो करेंगे ना। तो इस प्रकार से ट्रस्ट सील भी उसका अनुमोदन करती है कि ये चीज जो आप उपयोग में ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हमारे को RSAT की मान्यता मिलती है ना, हर साल मिलती है। दिसंबर में जिसके 50 एडमिशन नहीं होता ना, उसकी मान्यता गवर्नमेंट रद्द कर देती है। हमारे नियम में RSAT में ये है, जिसके 50 एडमिशन नहीं हुए RSAT में, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। 50 एडमिशन कर दे, हम तो 1 महीने में कवर कर लेते, फर्स्ट में जनवरी से स्टार्टिंग होता पहला साल हमारा, आप लोगों की प्यार और आशीर्वाद से कर लेते। ठीक है, तो ट्रस्ट सील अनुमोदन करती कि जो आप सर्विस देंगे, जो भी आप उत्पाद देंगे गवर्नमेंट को, उस पर विश्वास है कि नहीं, उसके आधार पर आपको मान्यता दी जाती है। और उसी के आधार पर लोग भी आप पे विश्वास करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, सर्विस हमें दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो सही है कि नहीं। ऐसा ट्रस्ट सील के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील और सुरक्षा सील। ये सील के प्रकार है, हम ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा अंदर। फिर है आपका, ठीक है, खतरे कौन से होते हैं वो पढ़ लिया हमने, खतरे से सुरक्षा कैसे प्रदान करनी है वो पढ़ लिया हमने। अब वेबसाइट अगर आप उपयोग में ले रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना, तो वेबसाइट के थ्रू ही आपको काम करना पड़ेगा, ऐप के थ्रू ही करना पड़ेगा, तो उसको कैसे पहचानने वो तरीका हमने बता दिया। HTTPS में S लगा होगा, पेडलॉक लगा होगा। फिर है सिक्योर सील क्या होती है, क्यों लेना, क्यों देना आवश्यक है, और जब भी आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वो भी कंपनी मान्यता प्राप्त है कि नहीं, आप यही करके जाते हैं कि सही है कि नहीं, टाइम पे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
ऐसा बहुत सारी चीजें। तो गवर्नमेंट उनको मान्यता देती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं ये चीज है। दोनों साइड से कंपनी को बंदा रहना पड़ता है। श्री सीमेंट बनाने का काम करती है, साथ में गवर्नमेंट उसको ये भी निर्देश दे रहे कि आपके आस पड़ोस जो एरिया है वो हरा भरा होना चाहिए, उसका पोल्यूशन, आपका पोल्यूशन की वजह से उनकी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो उसको करना पड़ता है अपने गाँव के लिए। ठीक है, देखना उसके बाद पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ना किसी कंपनी में जाओ तो बात, वो इसीलिए लगाने पड़ते हैं उनको, वजह थोड़ी ना आता उनको, पर उनको ऊपर से दबाव है ऐसा। उनके वो जो मान्यता लेते हैं उसमें लिखा होता है सिक्योर ब्राउजिंग की आदतें। अब जो आप वेबसाइट आप उपयोग में ले रहे हैं उसको क्या तरीका कि सही तरीके से आप उपयोग किया जाए। पहला है सुरक्षित ब्राउजिंग। ब्राउजिंग का मतलब होता है कोई चीज ढूंढना, खोजना, किसके, ब्राउजर के ऊपर। आपको अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित है। पहला, आप हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। जो भी सॉफ्टवेयर आप उपयोग में ले रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी, तो हमेशा आप उसको अपडेट रखें। दूसरा, एंटीवायरस को, वायरस जो अगर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में है तो उसको समय से समय आप रन कराते रहे, जिससे कि वायरस आपके हटते जाए। तीसरा, फिशिंग हमलों से बचे। फिशिंग का मतलब आपकी कोई पर्सनल डिटेल आपसे मांग रहा है, अभी हम पढ़ के आए पीछे, तो आप नहीं देवे, आपका नाम, आपकी जन्म तारीख, आपका पिन नंबर, ये नहीं देवे। ये सही से सुरक्षित तरीके हैं ब्राउजिंग करने के, ढूंढने के, खोजने के, या कोई भी इंटरफेयर करने के। पासवर्ड का पुनः उपयोग ना करें जो आपने एक बार यूज कर लिया है। जैसे मैंने ये पासवर्ड यूज कर लिया तो अगले महीने यूज नहीं करेंगे। कभी भी आप देखना, आप ऐप यूज करते हो तो 2-3 महीने बाद उसका पासवर्ड ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है, आपको वापस चेंज करना ही पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सेम पासवर्ड से आपकी चोरी हो सकती है, इसलिए। HTTPS में जाते कि एस लगा हुआ है कि नहीं है जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं। गोपनीयता की नीति का उपयोग करें कि आप जो आपके जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का आपका आईडी है तो आपकी पर्सनल डिटेल आपने डाल रखी है तो वो किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके जाने के बाद उसका चोरी किया जाए। अपने वित्तीय लेन देन, अगर आप बैंक से लेन देन करते हैं तो अपने वित्तीय लेन देन की निगरानी करें, यानी कि आपका स्टेटमेंट टाइम टू टाइम चेक करते रहे, दिन भर, 2 हफ्ते में, 10 दिन में, महीने भर में। ये नहीं साल भर बाद में, 2 साल बाद में आप अपना स्टेटमेंट देखो कि पैसे जब तक खाते सारे उड़ गए, पता ही नहीं चले ना, क्योंकि 24 घंटे में आप कंप्लेंट कर लोगे तो हो सकता है वापस पैसे आपके खाते में आ जाए या गवर्नमेंट उस पर कोई कार्रवाई कर ले। सार्वजनिक और मुफ्त का कोई वाईफाई मिल रहा तो उससे बचना चाहिए। जैसे मेरा वाईफाई है ना, तो आप बिना मेरी परमिशन के नहीं ले, हो सकता है मैं आपका डेटा एक्सेस कर लूं, स्कैन करके ले जाओ, है ना। इसलिए आप फ्री का कोई वाईफाई मिल रहा है तो उसका उपयोग नहीं करो। बहुत सारे ऐप तो ऐसे हैं जो आप वाईफाई के थ्रू आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं ना तो वो लेते नहीं, वो इसलिए नहीं रहता है कि वाईफाई के थ्रू आपका डेटा चोरी हो सकता है। संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें। जब भी आप किसी सिस्टम में अपना लॉगिन करते हैं, अपना पासवर्ड, जैसे वेबसाइट हो गई या आपका कोई कोई अकाउंट हो गया, तो वो पूछता है कि सेव करना है कि नहीं करना, तो नोट सेव पे क्लिक करें। जैसे आपका ये एग्जाम देने के लिए गए और आपका आधार कार्ड भूल गए, आपको बायोमेट्रिक लगा के आपको आधार कार्ड निकालना था, तो वो पूछता है कि आधार कार्ड का जो आपने पासवर्ड लगा के करा उसको सेव करना कि नहीं करना, नोट सेव पे क्लिक करें, जिससे कि वो आगे वाला यूज नहीं कर पाए, आपके लॉग आउट होने के बाद ऑटोमेटिक बाहर आ जाए। अक्षम करें। अपने ब्राउजर के पॉपअप ब्लॉगर को चालू रखें, यानी नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें। जब भी कोई पासवर्ड आपके साइट खोलेगा, आपके ऐप खोलेगा, आपका मोबाइल खोलेगा, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर खोलेगा, तो नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। ठीक है, तो ये सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें हैं, इनका उपयोग हमें करना चाहिए। सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए सिस्टम का, वो हमने यहाँ पे सीखा है। फिर मेलिंग शिष्टाचार। अगर आप किसी को ईमेल करते हैं तो क्या तरीका है मेल करने का, वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। एक योग्य, समुचित, स्वच्छ ईमेल लिखना अपने आप में एक कला है। आपके द्वारा लिखे गए ईमेल और आपके जवाब उत्तर आपके बारे में एक धारणा पैदा करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए यदि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मौलिक आधारभूत मेलिंग शिष्टाचार सीखे। देखिएगा, मैं व्हाट्सएप की बात करता हूं तो आप किसी को डायरेक्ट मैसेज करते हो ना नए नंबर से, तो हो सकता है वो नंबर उसके पास में नहीं हो, आपने कहा हाय भाई कैसे हो, अब वो बेचारा परेशानी में, आपने हाय भाई कैसे हो, वो 2-3 बातें और सुना देगा आपको, होता, क्योंकि आपको पहचाना नहीं, आप भले उसके दोस्त हो 4 साल से, 5 साल से, लेकिन पहचाना नहीं, आपने अपना इंट्रोडक्शन थोड़ी ना दिया है कि नहीं, ऐसा। या कोई मजाक कर लियो, मूड देख के मजाक करनी चाहिए पहला, है ना। तो मेल करते टाइम भी आप, ऐसा है कि फालतू के मेल हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, हम वैसे देख रहे हैं, और एक और मेल आ गया, उसने पूछा आपके डॉक्यूमेंट भेजो, ये कौन आ गया बीच में, ठीक है, अपने को तो उसको पता ही नहीं है किसका मेल आया है ना, तो उसका नाम पता थोड़ी ना लिखा है उसने। तो समुचित, यानी कि स्वच्छ मेल लिखना अपने आप में कला है, सही से बात करना एक अपने आप में कला है।
पहला है स्वयं का परिचय देवे। इस कंडीशन में जब भी आप किसी से पहली बार मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना परिचय दें कि आप कौन हो, नहीं तो वो किस कंडीशन में आपको कुछ भी सुना सकता है ना। और सब्जेक्ट लाइन को जांचे। जो भी आपने ईमेल करा है तो उसमें आपको सब्जेक्ट के लिए लाइन लिखनी पड़ती है। ईमेल ऐसे लिखा जाता है ना, यहाँ पे टू लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, CC, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आता है, BC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, यहाँ लास्ट में आएगा उसका सब्जेक्ट। तो आपने जो सब्जेक्ट डाला है वो जांचे कि सब्जेक्ट आपने सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, लास्ट में मैटर आ जाता है और लास्ट में आपके सिग्नेचर आ जाता है। इस प्रकार से आपका मेल आपने 10वीं क्लास में सीखा होगा, है ना। तो आप सब्जेक्ट लाइन को जांचे कि सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा, सही लिखा है कि नहीं लिखा। सारे सारे जो अक्षर है वो कैपिटल में तो नहीं लिख दिए, क्योंकि हो सकता है आगे वालों को पढ़ने में कोई दिक्कत हो। सारे बच्चे बराबर नहीं होते पढ़ने में, सारे बच्चे होशियार नहीं होते, सारे बच्चे डफोड़ भी नहीं होते। लेकिन हो सकता है किसी को कैपिटल पढ़ने में समस्या हो, किसी को समस्या नहीं हो, तो सारी चीजें बड़े अक्षर में तो नहीं है, सही से लिखा है कि नहीं लिखा, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ऐसा। सब्जेक्ट लाइन को जांचना चाहिए, सभ्यों का परिचय देना चाहिए। टू CC और BCC के जो अंतर है उसको आपको पता होना चाहिए। अगर एक ही इंसान को मेल करना है तो आप इसमें लिखेंगे, कॉमा लगाकर दूसरा भी लिख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को आपको मेल करना है, यानी सभी को, तो आप इसमें लिखे, लेकिन इसमें सबको ये पता चलेगा ये मेल किस किस को किया गया है। इसमें आपने किसी को डाला है तो उसको ये नहीं पता चलेगा ये मेल किसी और को भी किया गया है, ठीक है, वो कहलाता ब्लाइंड कार्बन कॉपी। संदेश अगर आप लिख रहे हैं तो संक्षिप्त में लिखे, छोटा लिखे, बड़ा नहीं लिखे। व्हाट्सएप पे भी आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो छोटा लिखे, बड़ा नहीं लिखे, बहुत बड़ा नहीं लिखे, है ना। और एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा नहीं करे, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक ही बात उसका हालचाल पूछ रहा था, आपने तो पूरी रामायण निकाल ली, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो जिस बात के लिए, क्योंकि आगे वाले के पास में समय नहीं हो भाई, आपने कहा भाई आप कैसे हो, कभी कभी हमारे पास में इंक्वायरी आती है ना, वो लेके बैठ जाते ये रो ऐसा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है देखो किसी के पास समय नहीं हो तो अपन नहीं कर सकते इतनी लंबा बात। अपनी टोन का ध्यान रखें, टोन में बात नहीं कर, सीधी सीधी बात करनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप सब लोग ना के आए होंगे मेरे हिसाब से, तो है ना, ठीक है। तो आप स्कूल में जाते हैं ना, कोई ना करने आता था, भाई आज बदबू आ रही है, सीधा नहीं बोल के आपने क्या बोला, बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है, ठीक है। क्योंकि पड़ोसी आपका दोस्त जो था ना के नहीं आया, तो आपको ऐसा कुछ लगा होगा इसलिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि टोन में बात नहीं करना चाहिए, साफ सुथरी बात करनी चाहिए। बाकी आप टोन का और ज्यादा आप लोगों को पता है, वो छोरिया ज्यादा जानती बेटा, मैं नहीं जानता। रिप्लाई ऑल का उपयोग अधिक ना करें। रिप्लाई ऑल एक ऑप्शन आता है जिसका उपयोग अधिक ना करें। रिप्लाई ऑल करने से सबको रिप्लाई चला जाता है इसके अंदर, लेकिन इसका उपयोग अधिक नहीं करें, क्योंकि जिसको रिप्लाई नहीं करना उसको भी रिप्लाई हो जाएगा, इसलिए। हाई प्रायोरिटी फ्लैग का उपयोग अधिक बार ना करें। जो भी मेल हमारे पास में आए हैं उसके ऊपर ऐसा झंडा लगा होता है, ये प्रायोरिटी फ्लैग होता है कि जो जो मैसेज इंपॉर्टेंट है तो उसको ऊपर ले जाने का कार्य करता है। तो सबके लिए इसका उपयोग ना करें। सब कुछ बड़े अक्षर में नहीं लिखे, हो सकता पढ़ने में आगे वाले को समस्या हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेल भेजने से पहले मेल की प्रामाणिकता की जांच कर ले कि जो भी आपने इसमें लिखा गया है वो सही है कि नहीं, इसमें फोटो लगाया गया है वो सही है कि नहीं, इसमें जो वीडियो भेज रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप पे दबाव होता है कि मेल भेज रहे हो, कि एक बार भेज दिया और गलत चला गया डेटा तो आपका नंबर आ जाना है, ऐसा। क्योंकि देखो कंपनी आप पे विश्वास करके जॉब देती है, आप गलत नहीं कर सकते उनके साथ। आपकी कंपनी का अगर आप ईमेल यूज करें तो वो निजी नहीं है, पर्सनल ईमेल करना हो तो अपने ईमेल से करें, कंपनी के मेल से नहीं। अपने ईमेल में हस्ताक्षर का प्रयोग करें, लास्ट में आप अपने सिग्नेचर का प्रयोग जरूर करें कि कौन है मेल भेजने वाला, मालिक है, अकाउंटेंट है, कैशियर है, कौन है। स्पेल चेकर का उपयोग करें। स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट क्या होता है, F7। अगर आपने कोई स्पेलिंग लिखी है तो उसको सही चेक करें कि गलत तो नहीं है, तो आगे वाले को पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। कभी कभी मैसेज मेल आ जाता है ना, हमें पता नहीं चलता तो फोन करके पूछना पड़ता है ये क्या लिखा हुआ था। तो ये सही तरीके से ब्राउज करने की तरीके, आदतें और मेल करने के जो तरीके हैं वो हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश करी है। इनमें से चीजें आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। फिर है आईटी के सामाजिक, कानूनी, नैतिक पहलू। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। 9वीं क्लास में इसकी एक बुक आती है, 10वीं क्लास में भी इसकी बुक आती है, सूचना प्रौद्योगिकी फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो आईटी का अगर आप यूज नहीं करोगे तो पीछे रह जाएंगे। पहला नुकसान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का आपने उपयोग नहीं करा था, आप पीछे रह जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि आपको कहा मेल करो, हमने तो कभी मेल देखा ही नहीं, तो कैसे करें? आपको बोला व्हाट्सएप पे मेरे को फोटो भेज देना, आपने कभी व्हाट्सएप देखा ही नहीं थे, तो आप पीछे रह गए ना, आगे वाला हमसे कई गुना ज्यादा आगे, कहने का मतलब है ना। तो आपको आईटी का उपयोग तो करना बनेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, पहला नुकसान। अब आप आईटी का उपयोग करते करते आपके सामने कुछ परेशानी आ जाए, जैसे आपके कोई पासवर्ड चुरा ले, फलाना ये हो जाए, तो उससे कैसे बचा जाए वो हमने पढ़ा। तो इंसान होने के नाते सामाजिक पहलू का मतलब, हम सब समाज में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो समाज में रहते टाइम हम किसी के साथ गलत ना करें, ठीक है, हम सब बहन भाई है, किसी के साथ गलत ना करें। अगर फिर भी गलत हो जाता, आप किसी के साथ गलत कर लेते हो या आपके साथ गलत हो जाता है, तो कानून बना हुआ उसका आप सहारा ले सकते हैं। इंडियन आईटी एक्ट 2000, इंडियन आईटी एक्ट 2000, 2000 के अंदर गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ फोटो, वीडियो, फाइल जो भी है, जो भी कंप्यूटराइज जो भी चीजें उनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, तो इसमें पूरी एक किताब लिखी हुई है, क्या क्या धारा लगेगी। ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईटी कहा जाता है, हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। आईटी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है, घरों से कार्यालयों तक, सामान्य स्टोरों से बड़े संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों में, इसी तरह के और स्थानों पर भी आईटी और आईटी की सक्षम सेवाएं बहुत तेज गति से बढ़ रही है। आईटी समाज में विकास एजेंट की भूमिका निभा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम साइबर अपराध, कॉपीराइट मटेरियल की चोरी, साहित्यिक मटेरियल की चोरी, यानी कि किसी ने गाना लिखा तो उसकी चोरी कर ली गई, चोरी, ठीक है, तलाशी आदि घटनाओं से भी परेशान होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इंसान, और कहने का मतलब मेरा यह है, हम सब समाज में रहते हैं, आईटी का उपयोग सबको करना पड़ेगा, लेकिन किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करें। वायरल हो गया आपके पास कोई फोटो आ भी गया तो आप आगे ना भेजें, अपने तक सीमित रखें, या आगे वालों को कह दे भाई ये गलत था, ऐसा। ये फिर है हमारी संस्थाएं, कंपनियां, फर्म आईएसओ 27001, ये अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और मापदंडों को वो करती है, प्रमाणित करती है। क्वेश्चन आता है आरसीटी में, ठीक है। आईटी का कौन सी धारा, ये एक्ट जो है अंतरराष्ट्रीय आवश्यकता और साइबर मानदंडों को निर्धारित करती है, आईएसओ 27001। फिर कानूनी ढांचे कौन कौन से हैं, अगर आपके साथ गलत हो जाए या आप किसी के साथ गलत कर लो तो क्या सहारा ले सकते हैं, देखिएगा। इसके लिए आपको कोर्ट और पुलिस थाने में जाना पड़ेगा। भारतीय आईटी अधिनियम 2000, ये भारत में साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। ये जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देकर इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। ये साइबर अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड को भी परिभाषित करता है। कौन सा? भारतीय आईटी अधिनियम एक्ट 2000। यानी कि कुल मिला के ये है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का आप उपयोग करते हैं, यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, चाहे फोटो, वीडियो जो भी लिखा गया या उसके अंदर कोई भी डेटा है, अगर आपने चुराए है या आपके किसी ने चुरा दिया, तो आप इन धाराओं का उपयोग कर सकते हैं, इस एक्ट का उपयोग कर सकते हैं। पहला है धारा 65, कब लगेगी? कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ कराए तो। धारा 66, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध का केस लग सकता है। धारा 43, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ का केस लग सकता है आप पे। धारा 67, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापने का केस लग सकता है आप पे। आप किसी का वीडियो, फोटो डायरेक्ट लिख कर छाप कर भी नहीं भेज सकते, धारा ही लग सकती है आप पे, इसलिए थोड़ा सतर्क रहे। फिर भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, ठीक है, ये निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक वैध प्रति बनाता है और दंडनीय अपराध है। यानी कि जैसे बाटा कंपनी क्या काम करती है? चप्पल बनाने का काम करती है, तो आप चप्पल, बाटा कंपनी का नाम लेके चप्पल नहीं बना सकते। आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, वो अच्छा क्वालिटी यूज करती है, तो आप, वो भी कंपनी चप्पल बनाती है, आप भी चप्पल बनाते हैं, तो उसका नाम लेके आप चप्पल मार्केट में नहीं बेच सकते। हाँ, यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, ये नहीं आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको जो नोट्स भेजे, जो मैंने आपको पेपर भेजे, टेस्ट लेके जो पेपर दिए, वो आपको पढ़ने के लिए दिए, ये नहीं आप मार्केट में बेच के पैसा कमाना स्टार्ट कर लो। मैं आप धारा लगा सकता हूँ, ठीक है। कॉपीराइट नहीं कर सकते आप मेरा, ऐसा कैसा नहीं कर सकते आप मेरा, ठीक है, ठीक है। नहीं तो 1957 की धारा लग सकती है आप पे। ये निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अवैध प्रति बनाता है, दंडनीय होगा, यानी कि कानूनी तौर से दंडनीय अपराध है। कंप्यूटर प्रोग्राम है तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन उपलब्ध है, लेकिन कोई पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं, ठीक है। आप उसका उपयोग तो कर सकते हो, लेकिन आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। आईफोन कंपनी मोबाइल बनाने का काम करती है, आपने भी आईफोन का लोगो लगा के अपना मोबाइल बना के बेच दिया, गलत है ना, तो वो आप पे धारा ही लगा सकता है, क्योंकि आपने उसका कॉपी करा है। फिर भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड है ना, धारा 406, विश्वासघात का
अपराध का केस आप पे लग सकता है। धारा 420 धोखाधड़ी, बेईमानी, बोगस वेबसाइट, साइबर अपराध, धोखाधड़ी का केस आप पे लग सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन, क्षति और अनुबंधन के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में उपचार प्रदान करता है। जैसे आपको न को रोड का ठेका मिला है, नगर परिषद का काम है ये रोड बनाने का, अगर रोड बना नहीं उससे पहले आप आज ही स्टार्ट करा, भाई साहब रोड सही नहीं बना है, भाई साहब इस देर लगाओ, भाई साहब ये करो, उसने कहा भाई 6 महीने का मेरा वो है कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को 6 महीने में पूरा करना है, आप बीच में जाके गोचे करो तो आप पे धारा लगा सकता वो। आजकल अपन मकान बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को देते ना, ठेकेदार को देते, भाई ये मकान बना के आपको 1 साल में मेरे को देना है, ठीक है, तो 1 साल बाद ही देखोगे ना आप बीच में जाके 2 महीने बाद भाई साहब मकान सही नहीं बना है, भाई साहब मकान में ये लाइट नहीं आई है, भाई साहब इससे ईंट नहीं यूज करी आपने, तो वो कहेगा, वो आप पे धारा लगा सकता है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। साथ ही अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद में भी वो देर का भाई 6 महीने तक वैलिड है, अगर कोई 6 महीने तक वैलिड है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई क्षति होती तो वो जो ठेकेदार है वो योग्य है या उस जिम्मेदार है। जैसे यूपी में गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है कि रोड बनने के 5 साल बाद भी टूट गया ना तो उस ठेकेदार की गलती है, वही सही कराएगा। उन्होंने कानून में लिख दिया है, उनके राज्य कानून में, कि हमारा जो रोड बना है अगर वो टूट जाता है 5 महीने में, साल भर में, 2 महीने, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अगर उसमें टूट गया तो जो ठेकेदार जो बनाने वाला कंपनी है ना उस पर हम केस लगाएंगे या उसको सही करके देना पड़ेगा। तो ये उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें साइन हो जाता है, अगर उसका उल्लंघन करते तो फिर इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाल रहा है। नीति निर्माता आर्थिक उत्पादकता, बौद्धिक संपदा, गोपनीयता संरक्षण और सूचनाओं की उपलब्धता, पहुंच की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहा है। बौद्धिक संपदा का मतलब है बुद्धि के आधार पर आपने कोई प्रोडक्शन करा है, बुद्धि के आधार पर आपने कोई गाना लिखा है, आपने कोई पिक्चर बनाई है, अब कोई उसका कॉपी नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि को कोई छीन नहीं सकता। अगर मैंने कोई गाना लिखा और मैंने गाया है तो आप उसका कॉपी नहीं कर सकते, नहीं तो मैं धारा लगा सकता हूँ ये, ठीक है। तो क्योंकि मैंने तो बुद्धि का उपयोग करा, आप भी अपनी बुद्धि का उपयोग करो, मेरी बुद्धि क्यों छीन रहे हो? तो ना तो आप किसी की बुद्धि छीन सकते हैं, ना किसी ने काम करा उसका छीन सकते हैं, ना किसी का कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन कर सकते हैं, ना भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं आज के समय में। तो ये सारे जो कानून है वो इस एक्ट के अंदर, इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर लिखा हुआ। क्वेश्चन आएगा आरएसटी में, अगर आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आप किस धारा का उपयोग करेंगे, किस कानून का उपयोग करेंगे? आईटी एक्ट 2000, ठीक है। साथ इसमें यह भी कहा गया जो आप स्वयं प्रमाणित करके जो डॉक्यूमेंट देते हैं वो भी मान्यता प्राप्त है, जो अपने अगले चैप्टर में पढ़ा था उसमें, ठीक है। फिर है साइबर फ्रॉड से कैसे बचे, साइबर फ्रॉड से कैसे बचे, साइबर क्राइम टिप्स, यानी कि साइबर फ्रॉड से बचना। देश में पिछले कुछ साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, यानी कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन 99% आजकल डिजिटली हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगी के मामले भी बढ़े हैं। साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं। हमने मेहनत करके बैंक में पैसा जमा करा, कोई उड़ा के ले गया, गलत है ना ऐसा। साइबर सेल और बैंक की ओर से भी लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ठगी रुक नहीं रही है। बैंक ने कहा भाई अपना आईडी पासवर्ड किसी को नहीं दिखाओ, फिर भी गलती से कोई आपके चुरा लेता है कैसे भी करके, तो चोरी हो जाती है। तो उसके लिए रोजगार जागरूकता के जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ठगी रुक नहीं रही है। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे आज जिनकी मदद से आप सेल्फ डिजिटल पेमेंट आप कर रहे हैं तो उससे धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। पहला, संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक नहीं करें। अगर आपके पास में कोई ईमेल आया है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं तो उस पर क्लिक ना करें। उसने कहा 50,000 का लोन मिल रहा है, वो भी प्रधानमंत्री योजना के तहत फ्री, आपने उस पर क्लिक करा, लो हो गया आपका काम, पैसा चोरी हो जाना। तो ऐसा है, लिंक पे क्लिक नहीं, क्योंकि अपने को जानकारी नहीं है। फिर अलग अलग मजबूत पासवर्ड रखे, ठीक है। जब भी आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, किसी भी बैंक का ऐप आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पासवर्ड लगा रहे हैं वो मजबूत हो और अलग अलग हो, दोनों ऐप में अलग अलग हो, फोन पे में भी गूगल पे में भी, एक ही पासवर्ड का उपयोग नहीं करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है आजकल। 2 फैक्टर का मतलब आपने पासवर्ड भी लगा दिए, बायोमेट्रिक भी लगा दिया, फेस लॉक भी लगा दिया, ऐसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, यानी कि 2 बार पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन रखें। पेमेंट के लिए पब्लिक वाईफाई का उपयोग ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पब्लिक का वाईफाई का, क्योंकि हो सकता है आगे वाला डेटा आपका चोरी कर ले। वाईफाई अगर फ्री में मिल रहा तो भी नहीं लेना चाहिए। ये बचने के तरीके, क्यूआर कोड भी जांच ले। क्यूआर कोड होता है ना, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स,
QR कोड बनाता है, गोल भी होता है, चौकोर भी होता है। आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो नाम पे उसका दुकान का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने तो नहीं ले जाकर चिपका दिया वहां पे। जैसे आप किसी को चाय पी आपने, वहां पे चिपकाओ तो उसी को पेमेंट करोगे। रात को क्या पता चाय वाला तो गया घर पे, मैंने चिपका दिया, वो पेमेंट करो मेरे खाते में आ गया, ऐसा ना हो। तो आप नाम पढ़ लेना कि नाम चाय वाले का आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे पूछ लेना भाई साहब यही नाम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये तो 5 रुपए की बात हुई, 50,000 की हो, 50 लाख की हो, 5 करोड़ की हो, तो फिर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है सर। एटीएम से जो फ्रॉड होते हैं उससे बचना चाहिए। पहला बचने का क्या है, एटीएम अगर आपके अनजान जगह पे लगा हुआ तो वहां नहीं जाना चाहिए। रात के समय में एटीएम से पैसे नहीं निकालने चाहिए। अकेले पैसे निकालने के लिए नहीं जाए हैं, नहीं इमरजेंसी पड़ गई तो किसी को साथ ले जाओ, नहीं तो एटीएम से आजकल लोग एटीएम ले जाते हैं, इंसान तो बहुत दूर की बात है। साथ वाले इससे कर ले तो फिर मम्मी पापा को ले जाओ। ठीक है, और ट्रांजेक्शन की जो रसीद होती है, देखो पहले तो एटीएम में जा रहे हो तो सिक्योरिटी के साथ में जाए, दिन में जाए, रात को नहीं जाए, अलग सुनसान जगह पे एटीएम तो वहां पे उपयोग वहां नहीं जाए। दूसरा, जो रसीद निकलती है वो ऐसे नहीं फेंके आप। ठीक है, आप पिन डाल रहे हो तो पिन डालने के बाद, पैसा निकलने के बाद उसको कैंसिल जरूर करना चाहिए एंड द लास्ट, कि वापस नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, या नहीं कोई और यूज कर ले, आप एटीएम कार्ड डाल के उसी में छोड़ के तो नहीं आ गए। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर OLX कस्टमर केयर कॉल फ्रॉड से बचना चाहिए। ठीक है, OLX पर खरीदते समय निम्न बातों का भी ध्यान रखना। OLX क्या है, एक वेबसाइट है जिसके जरिए पुरानी जो चीजें हैं, जैसे मार्कर मेरे काम नहीं आ रहा तो मैंने OLX वाले पे फोटो डाल दिया, भाई ये मार्कर है 50 लाख का है, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोने का है, कोई भी ले सकता है। ठीक है, तो अब आप उस पर डाले हो तो उस पर चीजों का ध्यान रखना चाहिए। OLX पर खरीदारी करते समय सबसे पहले आपको, आप खरीद रहे हो तो जानकारी होनी चाहिए कि जिसका आइटम है वो अवेलेबल है कि नहीं, उसको फोन करके पूछना चाहिए कि आप ही का चीज है कि नहीं, इसमें क्या क्या विशेषता है क्या नहीं है, ऐसा। ठीक है, OLX पर खरीदारी करते समय किसी भी चीज को बिना देखे भी उसकी पूरी जांच पड़ताल किए कभी नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी चीज को खरीदते समय विक्रेता से सुरक्षित स्थान पर अवश्य मिले। ठीक है, एक बार उससे मिलना चाहिए कि जो चीज आप बेच रहे हो सही है कि नहीं है, चेक करना चाहिए सब। OLX पर बिना विक्रेता से मिले किसी भी चीज को नहीं खरीदना चाहिए। OLX पर अगर आपको कोई खरीद रहे हो तो ध्यान रखें कि उन्हें पैसे चेक के माध्यम से ही दे। अगर किसी कारणवश चेक से पैसे नहीं दे पा रहे हो तो उन्हें कम से कम केस में, उन्हें ऐसे केस में पैसे देते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप कैश दे रहे हो तो वैसे तो आपको चेक देना चाहिए कि 2-3 दिन बाद में वो क्लियर होता है, अपने खाते से पैसा कटता है। ठीक है, लेकिन कैश नहीं देना चाहिए। अगर कैश दे रहे हो तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पासवर्ड चेंज और फ्रॉड से बचना चाहिए। ऐसे सेट करें पासवर्ड, पासवर्ड में कम से कम कितने अक्षर हो, 8, कितने हो गए, 3 6 हो गए 8। ठीक है, तो इस प्रकार से कम 8 वर्ण हो, जिसमें आपके अल्फाबेट्स भी हो, नंबर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर भी हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। ये जरूरी नहीं आप @ लगाए, हैश लगा दे, डॉट लगा दे, सिंबल और भी कुछ लगा सकते हैं, नाम भी कुछ लिख सकते हैं, बड़ा छोटा लिख सकते हैं, पासवर्ड आगे पीछे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज। पासवर्ड में कभी भी ना करें इस्तेमाल। अगर आप पासवर्ड को याद रखने के लिए कुछ आसान चीजें शामिल करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं करें। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, ठीक है, आपकी कंपनी तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, कंपनी का नाम, ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए। पासवर्ड होना चाहिए अलग, पासवर्ड हमेशा अलग अलग होना चाहिए। ऐसे करने पर हैकर्स नहीं कर पाएंगे आपको टारगेट। अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट या अन्य डिजिटल अकाउंट को हैकर से दूर रखना चाहते हैं तो पासवर्ड में अक्षरों और नंबर के अलावा स्पेशल वर्णों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार आप अकाउंट को हैकर से दूर रख सकते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करना चाहिए। बैंक KYC, KYC का पूरा नाम क्या होता है, KYC करवानी पड़ती है ना, हर साल आपको आधार कार्ड नंबर देना पड़ता है, आप जिंदा है कि नहीं है, बैंक में लेन देन नहीं करे तो, लेन देन करो तो फिर KYC करवाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चाहे जिसको पेंशन मिलता है उसको भी KYC करवानी पड़ती है। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को जानने पहचाने, नो योर कस्टमर। आप भी बैंक में KYC अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए फोन पर मदद ना ले। ठीक है, फोन पर मदद ना तो दे ले और ना देवे। खाते से संबंधित जानकारी बैंक जाकर प्राप्त करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक खाते की जानकारी ना दे। अपना OTP बिल्कुल साझा नहीं करे, किसी को बताए नहीं। बैंक खाते से ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। LIC अकाउंट आधार अपडेशन फ्रॉड से बचना। अगर आपके पास कभी ऐसा कॉल आता है और आपसे कहा जाता है कि आपको अपनी LIC का पूरा नाम, लाइफ इंश्योरेंस
डिटेल को शेयर करना होगा। तो ऐसा कभी मत करना, आपको इस तरह के कॉल को इग्नोर करना चाहिए। साथ ही आपको LIC के बारे में कोई भी जानकारी आप इसके ऑफिस जाकर प्राप्त करनी चाहिए या होगी। अगर आपको सलाह दे कि आप इस तरह के कॉल या पैसे से सुरक्षित रहे, यानी कि आपको LIC है और आपसे कहा गया आपकी किस्त आ गई या LIC करा दो, तो फोन पर सारी जानकारी नहीं देनी चाहिए, आपको LIC ऑफिस जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप फ्रॉड से बच भी सकते। कुछ तरीके हैं जो हमने पढ़ने की कोशिश करी। नाउ वैकल्पिक प्रश्न, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? ई कॉमर्स, सही बात है। तो वायरस भी है, ट्रोजन हॉर्स भी है, डिनायल ऑफ सर्विस भी है, ये खतरे है। ई कॉमर्स तो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चीजों को बेचना खरीदने के लिए काम आने वाली वेबसाइट है। HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर। इनमें से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? संक्षिप्त और उचित विषय पर आपने मेल करा है, तो यानी संक्षिप्त यानी छोटा, उचित वर्डों का उपयोग करा। सूचना पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? 27,001, ठीक है, ध्यान रखना, 27,001 ध्यान रखना। भारतीय IT अधिनियम एक्ट 2000 के लिए किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए? सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। जब आप आ जाओगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, यानी कि कंफ्यूज पैदा होगा आपको, तो ध्यान रखना। एक कंप्यूटर वायरस को पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है कौन? रेट्रोवायरस। क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश करता है? क्या आप उन्हें पसंद नहीं है इसलिए? हाँ। अपराध करने के लिए? हाँ। अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए? हाँ। उपरोक्त सभी, कोई भी कारण हो सकता है चोरी करने का। यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूजर नेम पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग करेंगे, फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे, यानी कि पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे कि मेरे पास फिशिंग हो गया क्योंकि मेरे से पर्सनल डिटेल देने के बाद मेरा पैसा चोरी हो गया। क्वेश्चन आया था लास्ट बार ये। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो, यानी कि 8 अक्षर हो, जिसमें अक्षर हो, अल्फाबेट्स हो, संख्या हो 0 से 9, वर्णों का उपयोग भी हो, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? हैकर्स, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। कोई प्रश्न है आपका? ओके, बेस्ट ऑफ लक। चैप्टर नंबर 11, ठीक है। हम टेस्ट लेंगे। अनवर